प्राचीन भारतीय इतिहास से संबंधित हो रही चर्चा के इस श्रृंखला में आप सबों का स्वागत। आज जिस विषय पर हम यह चर्चा करने जा रहे हैं उसका संदर्भ दक्षिण भारतीय प्राचीन और मध्यकालीन युग के संक्रमण के काल से है। तो आप मान सकते हैं कि प्राचीन से आरंभिक मध्यकाल का जो संक्रमण का समय था, समयबद्धता के दृष्टिकोण से आप उसे 7वीं, 8वीं, 9वीं शताब्दी तक के समय को मान सकते हैं। अगर आप याद करें तो पहले की चर्चाओं में हम लोगों ने दक्षिण भारतीय संदर्भ में पल्लव और चालुक्य जो डायनेस्टीज थे उनके बीच जो एक तनाव का संबंध था और राजनीतिक जो गतिविधियां थीं, युद्ध का जो काल था, तो उसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं। उसमें हमने यह भी देखा कि कैसे एक भौगोलिक केंद्र से संबंधित ये सभी डायनेस्टीज ज़्यादा से ज़्यादा इलाका जो कि नेचुरल एरियाज ऑफ अट्रैक्शन थे उसके लिए प्रयासरत थे, उसके लिए ये संघर्षरत थे और वही मूल तौर पर इनके युद्ध के कारण भी बने। तो उस काल के पश्चात उस चर्चा में हमने आपको यह भी बताया था कि ये जो राजनीतिक डिस्कशन है वो सरफेस पर जो हमें दिख रहा है, इतिहास के पटल पर जो हमें दिख रहा है वो है, परंतु उसके भीतर एक आमूलचूल परिवर्तन भी इस समय हो रहा है और वह ज़्यादा महत्वपूर्ण है अगर आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से उस कालखंड को देखें तो अगर एक टेलीस्कोपिक व्यू लें इस समय की, तो हमें ऐसा पता चलता है कि 2-3 शताब्दियों के मध्य जो राजनैतिक व्यवस्था थी, अर्थव्यवस्था उस समय की थी, या सामाजिक संरचना थी, या धार्मिक माहौल था, संस्कृति के क्षेत्र के अन्य आयाम जो थे, चाहे वो भाषा हो, रीति रिवाज हो, मंदिरों का बनावट हो, इन सबों में एक आमूलचूल परिवर्तन भी आ रहा है। तो अगर 2-3 शताब्दियों को कालखंड मानकर अगर इस परिवर्तन को समझने की कोशिश करें तो ऐसा लगता है कि इन सभी आयामों में इस काल में एक बड़ा परिवर्तन आ रहा है और इसी कारणवश इतिहासकार अब लगभग 8वीं शताब्दी के मध्य को, 8वीं शताब्दी ईस्वी के मध्य को यह संक्रमण का काल मानते हैं कि जो प्राचीन भारतीय इतिहास की व्यवस्था थी, मोनार्किकल सिस्टम जो कि केंद्रीकृत था और उसके जो ऑफिशियल्स थे वो अलग अलग इलाकों से एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर, जो ब्यूरोक्रेसी थी, जो नौकरशाही थी, उसके माध्यम से राजस्व इकट्ठा कर रहे हैं और वैसे ही कर प्रणाली सभी जगह व्याप्त थी और एक आप कह सकते हैं कि लंबी दूरी का व्यापार भी हो रहा है और मार्केट सिस्टम है, अर्बन सेंटर्स हैं, जो मोनेटाइजेशन है इकोनॉमी का या लिक्विडिटी जो आप कह सकते हैं कि जो सिक्कों का आदान प्रदान हो रहा है वो भी एक हद तक काफ़ी प्रचलित है। और अब यानी कि 8वीं शताब्दी के आसपास हम पाते हैं कि इन सभी आयामों में एक परिवर्तन आ रहा है और इसका एक पूर्वाग्रह के तौर पर हमने पहले भी चर्चा की, पोस्ट गुप्ता पीरियड की, हर्षवर्धन के काल की, चालुक्य के समय की, पल्लवों के समय की। तो कुछ परिवर्तन तो हमें देखने को मिल रहे थे कि अब वो जो सेंट्रलाइजेशन है, वो जो केंद्रीकृत व्यवस्था है, जो राजा की शक्ति है, जो राजा का प्रभाव है, वो अब वैसा नहीं है जैसा मौर्यों के समय था या प्राचीन काल के अन्य जो डायनेस्टीज हैं उस तरीके का संभवतः नहीं था।
और एक सामंतवादी व्यवस्था, सामंतों की बहुतायत और इंटरमीडियरीज जो हैं, वो जो मध्यस्थ वर्ग हैं, जो ओरिजिनल प्रोड्यूसर है और राजा के बीच, तो ये जो परिवर्तन हो रहा है, इसी को हम संक्रमण का काल कहते हैं। और इसी के लिए 8वीं शताब्दी के पश्चात के भारतीय इतिहास को हम मध्यकाल से बुलाते हैं, मध्यकाल की शुरुआत से बुलाते हैं, और इसके पहले का जो काल है उसे एंशिएंट पीरियड या प्राचीन भारतीय काल के तौर पर समझने की कोशिश करते हैं। तो ये एक बड़ा जनरलाइजेशन है। हालांकि इतिहास में आपको अलग अलग क्षेत्रों में प्राचीन भी या प्राचीन व्यवस्था जो है वो भी व्याप्त दिखेगा, और प्राचीन काल में भी आपको कई मध्यकाल की जो प्रोवर्बियल एट्रीब्यूट्स हैं उसका भी आप अवलोकन कर सकते हैं प्राचीन काल में भी। लेकिन मोटे तौर पर एक बड़े परिवर्तन के तौर पर 8वीं शताब्दी को यह ऐसा माना गया है, जो भी साक्ष्य उपलब्ध हैं और भारतीय उपमहाद्वीप के अलग अलग हिस्सों से इस प्रकार के परिवर्तन अब बड़े नॉर्मल होते जा रहे हैं। तो अब यही एक नॉर्म बन गया है। तो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर आपको अब इसी प्रकार का मिलता है इसके पश्चात, न कि कोई अति केंद्रीकृत मौर्यों जैसी व्यवस्था के तौर पर। तो अब यह जो परिवर्तन आया है उसका अवलोकन हम इस चर्चा में दक्षिण भारतीय संदर्भ में करने की कोशिश करेंगे। अगर आप दक्षिण भारतीय इतिहास की एक रूपरेखा के तौर पर उसे समझने की कोशिश करें, और मैं यहाँ मेरा सीधा अभिप्राय 8वीं शताब्दी 9वीं शताब्दी के बाद से है, तो आप देखेंगे अगर इतिहास लेखन के नज़रिए से इसे देखें, या जिसे हम हिस्टोरियोग्राफी कहते हैं उसके नज़रिए से देखें, तो जो आधुनिक तरीका है इतिहास लेखन का, चूंकि उसकी शुरुआत कॉलोनियल पीरियड में 19वीं शताब्दी में होनी शुरू हो गई थी, जो क्रोनोलॉजी बाउंड एविडेंस बेस्ड एम्पिरिकल हिस्ट्री लिखने की जो परंपरा शुरू हुई थी रांकेन ट्रेडिशन की, तो वो लगभग 19वीं शताब्दी के मध्य से अब आगे बढ़ता जा रहा है, क्योंकि कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर्स जो हैं वो अब एपिग्राफिक एविडेंस जो हैं, शिलालेख वगैरह हैं या जो अभिलेख हैं, उसे जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। आर्कियोलॉजी एक विषय के तौर पर अब आ चुका है, और जो एपिग्राफिक स्टडीज़ हैं वो बड़े तौर पर अब उसका प्रयोग किया जा रहा है इतिहास को समझने के लिए, और उसे इकट्ठा भी किया जा रहा है, उसे पब्लिश भी किया जा रहा है, उसका एक एकेडमिक नेटवर्क में उसका संप्रेषण भी हो रहा है। तो आप अगर देखें तो जैसे J.F. फ्लीट हैं, या और भी कई अन्य जो 19वीं शताब्दी के बाद के हिस्से के जो कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, आर्कियोलॉजिस्ट हैं, वो ब्यूरिल हैं, वो सभी उनके क्रियाकलापों से काफ़ी एपिग्राफिक मटेरियल इकट्ठा होता जा रहा है दक्षिण भारतीय संदर्भ में। और जब एपिग्राफी की बात करते हैं दक्षिण भारतीय संदर्भ में, तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि ये जो यहाँ जिसकी चर्चा की जा रही है उसके दो प्रकार हैं। एक तो कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शंस हैं, और दूसरे टेम्पल इंस्क्रिप्शंस, टेम्पल वॉल्स के ऊपर, टेम्पल की दीवारों के ऊपर, मंदिरों की दीवारों के ऊपर दक्षिण भारतीय में बड़े बड़े अभिलेख लिखे हुए हमें मिलते हैं, और उसका भी अध्ययन किया जा रहा है, उसे भी संजोया जा रहा है, उसका प्रयोग किया जा रहा है उस इतिहास को समझने के लिए। तो अगर स्रोतों के दृष्टिकोण से देखें तो एक तो हमें
एपिग्राफी के तौर पर ये मिलते हैं। इसके बाद फिर अगर आप जो यहाँ जो आप कह सकते हैं रजवाड़े थे, उनके संरक्षण में भी, जैसे मैसूर के राजा थे, ट्रेवनकोर के राजा थे, या दक्षिण भारत के अन्य हैदराबाद के निज़ाम थे, तो उनके क्रियाकलापों से भी, उनके अधीन भी जो एपिग्राफिक स्टडीज़ हैं वो आगे बढ़ा और स्रोत के तौर पर कई चीज़ें इकट्ठा की गई थी उनके भी आप कह सकते हैं पेट्रनेज में। और उसके पश्चात हमें एपिग्राफी से इतर जो संगम लिटरेचर है उसका प्रमाण मिलना शुरू हुआ, और संगम लिटरेचर की खोज के पश्चात शुरू में तो ऐसा माना गया कि जो मध्यकाल के या आरंभिक मध्यकाल के जो डायनेस्टीज हैं, चोल, चेर, पांड्य, उनकी चूंकि नाम वही था, तो ऐसा माना गया कि जो संगम साहित्य में हमें वर्णन मिलता है राजनीति का, वो इसी काल से उसका अभिप्राय है। लेकिन बाद में जाकर इतिहासकारों के बीच यह सहमति बनी कि जो संगम साहित्य में चोल, चेर, पांड्य, सत्यपुत्र वगैरह का उल्लेख है, उसका अभिप्राय इस काल से नहीं बल्कि 300 ईस्वी ईसा पूर्व से लेकर 200 ईस्वी या 300 ईस्वी तक का है। और उसके पश्चात एक कॉन्फ्रेंस के तौर पर, जिसे संगम नाम दिया गया, उसे संकलित किया गया। तो इस पूरे 400-500 वर्षों के दौरान 300 ईसा पूर्व से लेकर 200-300 ईस्वी तक संभवतः यह ओरल फॉर्म में रहा, यह मौखिक तौर पर उपलब्ध रहा, और बाद में लगभग 3री-4थी शताब्दी के आसपास इसे संकलित किया गया, इसे कंपाइल किया गया, और आगे चलकर उसे पांडुलिपियों में लिखा गया, और जिसका प्रमाण हमें आज मिलता है। तो नाम के तौर पर वो सिमिलर हैं, सेम हैं, लेकिन अभिप्राय एक अलग कालखंड का है। और इसके बाद जो एक समझ बनी कि लगभग 4वीं-5वीं शताब्दी के आसपास तक आकर एक दक्षिण भारतीय अगर इतिहास की बात करें तो इट वाज अ पीरियड ऑफ इंटररेग्नम, और कालाभ्रह की संज्ञा उसे दी गई समकालीन स्रोतों में, पुराणों में। तो कालाभ्रह का यहाँ अभिप्राय एक आप कह सकते हैं डिसजॉइंट हिस्ट्री से है। तो ऐसा लगता है कि कहीं ब्रेक है, और उसके बाद फिर जो राजनीतिक गतिविधियां यहाँ शुरू हुई कालाभ्रह काल के समाप्त होने के पश्चात, लगभग 8वीं शताब्दी 7वीं शताब्दी के आसपास पल्लवों के उदय से, पल्लव डायनेस्टीज के उदय से, तो वो एक अलग किस्म की पॉलिटिकल डेवलपमेंट थी, जिसमें कि जो उत्तर भारत से जो हिस्टोरिकल इम्पल्सेस यहाँ संक्रमित हुई थी, उससे एक नया स्वरूप राजनीति का और समाज का और अर्थव्यवस्था में उत्पादन की सघनता, खास कर कृषि के क्षेत्र में वो बढ़ती हुई दिखी। तो अगर आप इतिहास लेखन को समझते हैं तो आपको ऐसा एक पिक्चर देखने को मिलता है कि कालाभ्रह या इंटररेग्नम पीरियड के पश्चात पल्लवों के उदय के साथ एक नया युग दक्षिण भारतीय इतिहास में शुरू हो रहा है। और इसमें अगर पल्लवों की बात करें, और इसकी चर्चा हम लोग पिछले डिस्कशन में कर चुके हैं कि अगर उनके अभिलेखों को देखें तो संस्कृत शब्द और भाषा का काफ़ी ज़्यादा प्रयोग किया गया है। हालांकि लोकल लैंग्वेजेस का भी उसमें संक्रमण है, परंतु मूलतः
ऐसा माना गया शुरुआती दौर में इतिहास लेखन में कि ये एक जो ब्राह्मणिक सिस्टम है, जो जो उत्तर भारत से ट्रांसमिट होकर आ रही है, वैदिक ट्रेडिशन की, मोनार्किकल सिस्टम की, एग्रीकल्चर की, और वो भूमि अनुदान के माध्यम से जो ब्राह्मण और अन्य धर्म के अनुयायी जिन्हें भूमि अनुदान मिला था, वो अब इन इलाकों में बसकर एक नई प्रकार की अर्थव्यवस्था और खेतीहर समाज की नींव रख रहे हैं। टेम्पल इकोनॉमी एक अपना रूट ले रहा है दक्षिण भारत में, उसके इर्द गिर्द शहर की उत्पत्ति हो रही है, मोनार्किकल सिस्टम यहाँ काबिज होता जा रहा है। तो ये जो इतिहास की सघनता आपको 7वीं 8वीं शताब्दी के पश्चात दक्षिण भारत में देखने को मिलती है, वो इसी तरीके से उसका प्रस्तुतिकरण किया गया। अब जो आज के दिन का जो इतिहास लेखन है, उसमें यह जो नॉर्थ से साउथ का जो एक फॉर्मेटिव इन्फ्लुएंस है, उस बात को अब उतना तूल नहीं दिया जाता, और जो स्थानीय कारण हैं स्टेट फॉर्मेशन की, इकोनॉमिक इंटेंसिफिकेशन की, एग्रीकल्चर या ट्रेड की, और बाकी जो जटिलता है, बाकी जो स्ट्रैटिफिकेशन है सोसाइटी की, इकोनॉमी की, उसकी बात अब ज़्यादा की जाती है। और इन सबों की चर्चा, इन सबों की समझ जो बनती है, लेकिन एक बात तो निश्चित है कि जो पॉलिटिकल सिस्टम यहाँ जन्म ले रहा है, पल्लवों के समय में, चालुक्य के समय में, राष्ट्रकूट के समय में, और बाद में जाकर चोल के समय में, या पांड्य के समय में, चेर के समय में, 10वीं 11वीं शताब्दी तक, तो उसको समझने के लिए, उसका एक सेंस बनाने के लिए इतिहासकार अलग अलग मॉडल्स का यूज करते हैं कि आखिर यह जो परिवर्तन हो रहा है उसमें उसे समझा कैसे जाए, उसे किस मॉडल के तौर पर समझा जाए। और इस बात पर आने के पूर्व, चूंकि यह चर्चा 2 खंडों में है और इसकी सघन चर्चा हम अगले खंड में करेंगे अलग अलग मॉडल्स की, लेकिन अगर चूंकि अभी मैं आपसे स्रोतों के संदर्भ में बात कर रहा था, तो संगम साहित्य के साथ साथ हमें भक्ति जो मूवमेंट है, भक्ति आंदोलन है, और दक्षिण भारत में इसकी शुरुआत जो हो रही है 6वीं 7वीं 8वीं शताब्दी के आसपास, हम देखते हैं कि कई भक्ति संत और उसमें कई महिलाएं भी शामिल थीं। वैष्णव और शैव परंपरा से उनका जुड़ाव था, और उससे संबंधित जो साहित्य है उसका भी अब हम अवलोकन कर पाते हैं, और उसे भी दक्षिण भारतीय इतिहास को समझने के लिए अब इतिहासकार प्रयोग करते हैं। और जो भक्ति संत थे, जो भक्त थे, वो विचरण करते करते अलग अलग क्षेत्र के मंदिरों के आसपास जाते, और उसका उल्लेख हमें मंदिरों के दीवारों पर मिलता है अभिलेखों के तौर पर, और उससे एक समयबद्धता बन पाती है इतिहास की, एक क्रोनोलॉजिकल स्केलेटल फ्रेमवर्क बन पाता है। तो बिल्कुल आप कह सकते हैं कि जो भी हमें जानकारी अन्य स्रोतों से मिलती है, उसे क्रोनोलॉजिकल फ्रेम में समेटने के लिए यह काफ़ी उपयोगी साबित होता है, जो भक्ति लिटरेचर है, और वो फिर संकलित फॉर्म में हमें लिटरेरी फॉर्म में भी मिलता है, लिटरेरी सोर्सेस के तौर पर भी मिलते हैं, परंतु अभिलेखों में भी इसका उल्लेख है।
तो जो एक समयबद्धता है वो बन पाती है दक्षिण भारतीय राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों की इन सभी स्रोतों के आधार पर। तो बड़े मोटे तौर पर अगर आप देखें तो 1920-1930 ईस्वी तक एक रूपरेखा, एक आउटलाइन दक्षिण भारतीय इतिहास की तैयार हो चुकी थी भारत में। और इसके पश्चात जो सबसे बड़े इतिहासकार माने जाते हैं दक्षिण भारतीय इतिहास, प्राचीन और मध्यकालीन काल के, अगर उनकी बात करें, शास्त्री, नीलकंठ शास्त्री, और नीलकंठ शास्त्री की रचनाओं को देखें तो आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि उन्होंने दक्षिण भारतीय अर्थव्यवस्था की, दक्षिण भारतीय राजनीति की, दक्षिण भारतीय समाज की, दक्षिण भारतीय संस्कृति की व्याख्या अपने पुस्तक में की है, और बड़े इंपिरिकल तरीके से, काफी एविडेंस के साथ। उसमें इंस्क्रिप्शनल सोर्सेज हैं, उसमें लिटरेरी सोर्सेज हैं, उसमें और अब तो आर्कियोलॉजी भी सामने आ रहा था। हालांकि उसका बहुत ज्यादा उसमें प्रयोग नहीं है, वो बाद के काल का है, परंतु एक मास्टरली ट्रीटमेंट जो है दक्षिण भारतीय इतिहास की रूपरेखा का, वो आपको नीलकंठ शास्त्री के रचना में मिल जाएगा। और उसके बाद लगभग 30 वर्षों का जो समय है, 1930 से लेकर 1960 तक का जो समय है, उसमें नीलकंठ शास्त्री की जो रचना है उसी का रीहैश आपको अलग अलग इतिहासकारों के कामों में दिखता है। और 1970 के आसपास आकर फिर से एक नए तरीके से दक्षिण भारतीय इतिहास को समझने की कोशिश की गई, जब कई अमेरिकन हिस्टोरियंस, कई जापानीज हिस्टोरियंस इसमें, जैसे काराशिमा हैं, उन्होंने स्टैटिस्टिकल कंप्यूटेशनल एनालिसिस किया टैक्स से रिलेटेड शब्दों का, एडमिनिस्ट्रेटिव टर्म्स के जो भी अभिलेखों में थे या अन्य स्रोतों में थे, और उससे एक अलग समझ वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे ही बर्टन स्टीन हैं, जिन्होंने सेगमेंटरी स्टेट मॉडल को सामने रखा, और इसके पहले जो नीलकंठ शास्त्री का इंपीरियल मॉडल था वो तो था ही। और फिर एक भारतीय दृष्टिकोण से अगर आप देखें तो आर.एस. शर्मा, डी.एन. झा वगैरह के, या सुब्रयालू हैं, या अन्य कई, चंपक लक्ष्मी हैं, इन सबों के कामों में आप देखते हैं कि एक फ्यूडल मॉडल की भी बात की गई है, सामंतवादी व्यवस्था से दक्षिण भारतीय इतिहास को समझने की कोशिश की गई है। उन्होंने सेगमेंटरी स्टेट का क्रिटिक भी किया है। तो इन सभी चीज़ों की चर्चा हम अगले खंड में करेंगे। तो मूलतः इस खंड में हम यह देख पाते हैं कि 1930-1940 के दशकों तक एक राजनीतिक रूपरेखा, एक सामाजिक रूपरेखा, एक अर्थव्यवस्था की रूपरेखा तैयार मिलती है हमें दक्षिण भारतीय इतिहास की। और 1970 के दशक के बाद उसमें एक परिवर्तन हमें इतिहास लेखन में देखने को मिलता है, जिसकी चर्चा हम अगले खंड में करेंगे। धन्यवाद।